हाय एवरीवन। तो भाई आज हम चैप्टर करने वाले हैं नया जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी एंड पावर दोनों मतलब सेम ही है ना। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने इसे पीछे खींचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है ना। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने के बाद जैसे ही इसने आगे वाली बॉल पे हिट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। देखो मोशन कर रही है अगली वाली। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा, ठीक है। और ये वर्क डन हो रहा है। जैसे मैं इसे पीछे ले गया, मैंने वर्क डन किया, एनर्जी स्टोर की, आगे छोड़ा, इसने उस वर्क को ट्रांसफर किया, ठीक है। दैट्स फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। शुरुआत में ही हम जब पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ने वाले वर्क, देन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, सॉरी है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर, है ना। ये सब हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर ना। शुरुआत में करते हैं इस चैप्टर के अंदर वर्क पढ़ते हैं। तो तुमने सुना होगा कि कर्म ही पूजा है। ये जो कर्म यहां पे बात करते हैं, ये फिजिक्स वाले वर्क की बात नहीं हो रही। जब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पढ़ना तो शुरुआत में हम चीजें पढ़ते हैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे गुस्सा हूं, पापा ने पीट दिया, दर्द हो रहा है ना। ये जितनी भी सारी फीलिंग्स हैं तुम्हारी, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट होती है ना। ये फिजिकल क्वांटिटी में काउंट नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारी क्या क्या है? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, ठीक है, मोमेंटम, जिन्हें तुम मेजर कर सकते हो, जिन्हें तुम न्यूमेरिकली है ना मेजर कर सकते हो, वो सारी क्वांटिटीज तुम्हारी क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। उन्हीं में से वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? एक वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो याद रखना, वो वाली मत पढ़ लेना जो तुम पढ़ते हो कि सर कर्म ही पूजा है, मम्मी ने बोला था। सही बात है वो, लेकिन वो वर्क हम फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे भैया, ठीक है। तो व्हाट इज वर्क? मैंने कार को पीछे से धक्का दिया, कार आगे चली गई। बहुत मुश्किल है वैसे, चल हो गया, चलो काम। शिद्दत हो, मन्नत हो तो क्या नहीं हो सकता। तुमने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, कार चलेगी आगे। के डिस्प्लेसमेंट हो, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एस से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो क्या वर्क डन इज डिफाइंड एज, मैं बोल सकता हूं वर्क इज डिफाइंड कैसे? वेनेवर वी अप्लाइड फोर्स, वेनेवर वी अप्लाइड फोर्स, है ना, एंड if there is some displacement, if there is some displacement, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। there is some displacement, then it is said to be work is done, then it is said to be work is done। तो work is defined as force into displacement। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी नहीं है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये तुम 11th में एक टॉपिक पढ़ोगे, जो बच्चे आगे जाके साइंस लेंगे, जो नहीं लेंगे उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने से स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन होती है। यहां पर एक्चुअल में वर्क का फॉर्मूला सिर्फ यही नहीं होता। 9th वाले बच्चों को एक चीज है जो नहीं पढ़ाई जाती, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उन्हें 9th में फिजिक्स कभी समझ में ही नहीं आती। उन्हें ऐसा लगता है फिजिक्स भी कोई रटने का सब्जेक्ट है, तो उन्हें कभी समझ में नहीं आती, इसलिए उनकी कमजोरी बन जाती है, ठीक है। एक्चुअल में वर्क डन का फॉर्मूला रियलिटी में ये होता है। 9th के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि उन बच्चों को ये नहीं पता कि ये चीज क्या है। तो जिन बच्चों को जानना है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ चीज। अब ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें नहीं पता होगा क्या होता है। 10th क्लास में एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री मैथ में। मैंने अपने चैनल में एक वीडियो उसकी बना के डाली हुई है। वो वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई है कि 9th के बच्चे भी पढ़ सकें। अगर तुम्हें पढ़ना तो जाके पढ़ो। जिस बच्चे को लगता है सर नहीं, ज्यादा यूज नहीं है वैसे इसका, है ना, लेकिन जिस बच्चे को लगता है सर मुझे पढ़नी है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे पढ़नी है, वो पढ़ सकता है। जिसको नहीं पढ़ना वो याद रख ले बस, अगर कॉस यहां पे एंगल 0 डिग्री होगा तो वैल्यू 1 होती है। कॉस 90 डिग्री लिखा होगा तो समझ जाना 0 होती है। कॉस 180 डिग्री लिखा होगा तो समझ जाना -1। ये 3 वैल्यू याद कर लेना जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी। ये 3 वैल्यू बस याद रख लो, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, लेकिन 9th के बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाता, ये पढ़ाया जाता है। इसलिए उनकी जिंदगी में बहुत अंधकार रहता है, उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये देख लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 को। तो मैं तुम्हें वर्क के यहाँ पे 3-4 केस पढ़ाने वाला हूं। तुमने एक क्वेश्चन सुना होगा, कुली ने सामान उठाया और कुली लेके जा रहा है। क्वेश्चन आता है बताओ वर्क डन कितना हुआ। क्वेश्चन ही गलत है। तुम्हें डीप में बताएंगे क्वेश्चन ही गलत है। क्यों क्वेश्चन गलत है सुनना। चलो देखते हैं, पढ़े केस फर्स्ट, ठीक है। ये केस फर्स्ट कौन सा है? मान लो फुटबॉल है, तुमने फुटबॉल को आगे धक्का दिया और फुटबॉल ऐसे फिसलती आगे चलेगी, जूम, है ना। तुमने फोर्स आगे लगाई, क्या फुटबॉल गई भी आगे? फुटबॉल का फोर्स भी उधर है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है।
क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू अभी भी लिखो ये 1 होती है। तो क्या वर्क डन यही आ गया जो तुम 9th में पढ़ते हो, 9th में तुम यही पढ़ते हो, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क डन। इसका मतलब क्या है, भावना समझते हैं इसकी, है ना। तुम फुटबॉल को आगे भेजना चाहते थे, फुटबॉल आगे गई। तुम फुटबॉल को आगे भेजना चाहते थे, फुटबॉल आगे गई, तो तुम्हारे लिए तो काम एक्चुअल में हुआ ना, तो इसलिए इसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। तुमने सुना होगा पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। रियलिटी में नेगेटिव वर्क डन जैसी कोई चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। नेगेटिव डायरेक्शन बताता है, वर्क के पास डायरेक्शन ही नहीं है तो डायरेक्शन बताएगा कैसे। लेकिन यहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है वो क्या बताता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। चलो एक और एग्जांपल, केस सेकंड से तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ जाओगे तुम हमारी भावनाएं क्या है केस सेकंड से। मान लो कि फुटबॉल को तुमने आगे धक्का दिया, ये गई आगे। क्या यहां पर सिर्फ तुम्हारी लगाई हुई फोर्स थी? एक और फोर्स थी यहां पर जो नीचे से अर्थ की सरफेस लगा रही थी, जो पीछे की तरफ ही से लगा रही थी। उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। पता है, जिधर भी ऑब्जेक्ट जाता है फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, पता है। अब एक बात, अब तुम बोलोगे सर आपने ये वाली फोर्स क्यों नहीं लिखी? देखो, हर एक फोर्स काम करती है, एक फोर्स ही से आगे ले जाने में काम कर रही है, एक फोर्स ही से रोकती भी तो है, रोकती भी तो एक फोर्स आगे ले जा रही है तो एक फोर्स रोकती भी तो, तभी ये फुटबॉल आगे जाके थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। तो हम दोनों फोर्स का अलग अलग काम निकाल रहे हैं कि इसने कितना काम किया, निकाल दिया, अब इसने कितना काम किया वो निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का एंगल। बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना? डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, क्या एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री, एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। इस 180 डिग्री की वैल्यू -1 दिख रही है। यहां जैसे तुम -1 लाओगे तो क्या वर्क डन इक्वल्स टू आ गया -Fs। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लिख लेना, बात समझ में आई? आई होप ये सिंपल था अभी तक का। अब आता है एक इंपॉर्टेंट, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 को। अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलो केस थर्ड, कि ये जो मैंने अभी अभी केस पढ़ाया तुम लोगों को, ये जो अभी अभी केस पढ़ाया, क्या ये नेगेटिव वर्क डन का हो गया? नेगेटिव वर्क डन। किसका? नेगेटिव वर्क डन। चलो लास्ट केस देखो। अब एक बात सोचना बहुत ध्यान से ना, तुमने जब फुटबॉल को आगे भेजा, डिस्प्लेसमेंट जब इसका आगे हुआ, इस पे एक और फोर्स थी, लगातार अर्थ नीचे से खींच रही थी, पकड़ा आजा भैया, नीचे खींच रही थी ना। क्या अर्थ इसे लगातार नीचे से खींच रही है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी से। क्या नीचे एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, Fg से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लग रही है? लग रही है? क्या नीचे वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है? डिस्प्लेसमेंट देखो हो रहा और नीचे फोर्स ये 90 डिग्री। क्या वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकता हूं? Fs cos 90। यहां पे ये F क्या है? ये F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। cos 90 की वैल्यू क्या है? 0। क्या वर्क डन हो गया? 0। यानी देखो, फील करते हैं, चलो इसे करें फील। पहले केस में मैं फुटबॉल को आगे भेजना चाहता था, कहीं आगे। क्या इस फोर्स ने पॉजिटिव वर्क डन कर दिया? फ्रिक्शन इस फुटबॉल को पीछे खींचना चाहता था, फुटबॉल गई कहां? आगे। उल्टा काम हुआ, फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग तो उल्टा हुआ ना, नेगेटिव वर्क डन। अर्थ इसे नीचे खींचना चाहती थी, ना तो फुटबॉल नीचे गई ना ऊपर गई, फुटबॉल आगे और पीछे गई है, नीचे तो कुछ हुआ ही नहीं, वर्क डन 0। क्या फील आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 गो। तो अब आते हैं अपने कुली वाले क्वेश्चन पे। कुली ने मान लो सामान ऊपर उठाया, सामान लेके जा रहा है ना, सामान, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन वाला पूछता है तुमसे बताओ व्हाट इज द वर्क डन। क्वेश्चन गलत होता है ये, क्यों? यहां पे देखो अलग अलग वर्क डन है। जब तुम सामान ऊपर उठा के आगे जा रहे हो, जब तुम सामान को ऊपर उठाते हो उस टाइम पर तुम ग्रेविटी नीचे लग रही है और तुम सामान ऊपर उठा रहे हो, ग्रेविटी के उल्टा काम कर रहे हो, तो तुम ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करते हो। तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? माइनस में। एक और चीज, जब तुम सामान को उठा के आगे जा रहे हो, अब तुम अपने समझ रहे हो, तुम आगे जा रहे हो, देखो ध्यान से, तुम फोर्स ऊपर देख लो, तुमने इसे उठाया हुआ है और तुम आगे जा रहे हो, अब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी आगे, फोर्स भी आगे। तुमने जो वर्क डन किया वो अलग बात है, ध्यान समझो। एक वर्क डन तुम कर रहे हो, एक वर्क डन अर्थ कर रही है नीचे, है ना। तो जब अर्थ कर रही है, अर्थ तो कर रही है नेगेटिव वर्क डन, अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है, सामान ऊपर गया, तुम आगे लेके जा रहे हो सामान को, सामान गया भी आगे। तुम वर्क डन कर रहे हो पॉजिटिव, अर्थ कर रही है नेगेटिव। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, ठीक है।
तो याद रखना ये पॉइंट। चलो ये बात क्लियर सबको, ये तीनों पॉइंट क्लियर। अब आ जाता है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। यहां देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे ये कार नीचे आ रही है ना, इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ग्रेविटी की वजह से मान लो ना। नीचे आते आते इसकी स्पीड तेज होगी। ये के क्या चीज है? इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे उसकी, देखो ये पहला हाइट पे थी कार, नीचे आगे धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो रही है। अब समझते हैं क्या चीज है। काइनेटिक और पोटेंशियल समझते हैं, बहुत आसान से टॉपिक है, ठीक है। पहले समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज दिस। फॉर्मूला ये होता है, ये कहां से आया ये बता दूंगा, टेंशन मतलब, ये डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली डिफाइंड एज द, क्या, सोचो 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 आराम से, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वेलोसिटी आ जाए तो ड्यू टू दिस वेलोसिटी द एनर्जी एग्जिस्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लिख सकते हो, ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, इतना को कुछ नहीं करना। इसकी डेरिवेशन क्या होगी? बहुत बेसिक सी है। चलो मान लो एक कार चली, इस कार का मास है m, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये चली आगे आगे चलते 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 यहां पहुंच गई है ना, ये चलते चलते यहां पहुंच गई। इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसने एक्सेलरेशन किया a, ठीक है, किया। फोर्स लगी होगी तभी तो एक्सेलरेशन हुआ, क्लियर बात। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं v² - u² इक्वल्स टू 2as, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन लिख सकता हूं? क्या यहाँ पे u0 क्या v² इक्वल्स टू 2as लिख सकता हूं? फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसे, क्लियर। इसको लिखोगे कैसे? एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 0। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 0, accelerates with acceleration a for time t and covered s displacement, ठीक है। देन वर्क डन हम निकालने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। देख लो v² इक्वल टू 2s। अब एक बात बताओ, क्या फोर्स लगी होगी m में? चलो फोर्स छोड़ो, क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं वर्क डन हुआ होगा कुछ? कार के इंजन ने काम किया होगा इसे आगे ले जाने में, तो वर्क डन कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगी इस कार पे, कार का मास m, फोर्स लगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हुआ। इतनी बात समझ में ध्यान से देख लो, क्लियर है? क्लियर। एक बात बताओ, यहां पे 2as दिख रहा है, क्या यहां भी अगर 2as बन जाए तो बात बन जाए? क्या मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई प्रॉब्लम है? ये बन गया 2as, देखो ध्यान से, बन गया। ऐसे ही रहने दो, है ना। एक्चुअल में वर्क और एनर्जी का रिलेशन होता है। जो हम काम करते हैं एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती है। जब तुम काम करते हो याद रखना हमेशा एनर्जी स्टोर होती है। तुमने किसी को चांटा मारा, हीट एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तुमने कुछ सामान उठाया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, बताऊंगा अभी पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या यहां पर वर्क डन ही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का काम कर रहा है? ठीक है, तो ये 2as क्या बन के मिल गया? ऊपर v², m ऐसे ही रहने दो, नीचे क्या रह गया 2। क्या यही फॉर्मूला नहीं है काइनेटिक एनर्जी का? बताओ, क्या यही फॉर्मूला नहीं है? हाफ mv²। यहीं से एक थ्योरम आएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो बाद में बताऊंगा, अभी पहले बेसिक काइनेटिक एनर्जी की स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 गो। ठीक है, आसान थी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती कहां से आ गया। चलो काइनेटिक एनर्जी क्लियर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी तो एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? 4। देख लो, ठीक है। अब ये तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना। ग्रेविटेशन वर्ड इसलिए ऐड किया गया यहाँ पे। देखो क्या होता है पोटेंशियल, मतलब यार इस लड़के में बड़ा पोटेंशियल है, मेहनत करके तो आया होगा वो पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड का मतलब जानते हो? सोचो तुमने कोई मेहनत की, तुमने कोई काम किया तो वो एज एनर्जी स्टोर हो जाता है। याद रखना हमेशा, तुम्हें कोई चांटा, पापा ने चांटा मारा, गरम गरम लगता है ना, तो वो कौन सी फॉर्म में? हीट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी एनर्जी। पापा ने काम किया, वर्क डन, एनर्जी। ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास है m। अभी ये तुम्हें कुछ परेशान नहीं करेगा, यही रखा रहेगा जिंदगी भर, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। जैसे ही तुम इसे यहां से उठा के यहां ले जाओगे, फील करो इसको, देखो ऐसे फील करो, ऐसे लेके। अब अगर मैंने इसे छोड़ दिया क्या होगा? ये नीचे आके गिरा। अगर मैंने इसे यहां से छोड़ दी, नीचे आया तो इसने कोई एनर्जी यूज की तभी तो नीचे आ पाया। किसी इंसान के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होती है, वो तभी मोशन कर पाता, ध्यान रखना, है ना। जैसे ये ऊपर ले गए, तुम इसे यहां पर ले गए और तुमने इसे यहां जाके छोड़ दिया, ये नीचे आया। नीचे आते वक्त की इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है लगातार, यानी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। कहां से बढ़ रही है? पहले से कोई और एनर्जी होगी तभी तो कोई दूसरी एनर्जी आ रही है।
इस पॉइंट पे इसके अंदर कोई एनर्जी होगी तभी तो आ रही है, उसी एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन वर्ड क्यों ऐड किया? क्योंकि जब तुम इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर उठा के लेके जा रहे हो, तुम ग्रेविटी के ऑपोजिट काम कर रहे हो। ग्रेविटी नीचे बुला रही है, आजा नीचे आजा, तुम उसके ऑपोजिट काम कर रहे हो, तो इसलिए वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब जैसे ही तुम यहां जाके छोड़ोगे, वो उस एनर्जी को यूज करेगा और नीचे आ जाएगा, और एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। याद रखना, ठीक है? समझे वाली बात है ना? तो ये जो हाइट है, जितनी ज्यादा हाइट पे ले जाओगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखा नहीं तुमने, ऑब्जेक्ट उतनी तेज नीचे आता है, एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती किसकी वजह से? ठीक है, किसकी वजह से होती है? तो शेप या साइज, शेप में चेंज हो जाए, साइज में चेंज हो जाए। देखो एक रबर होती है, रबर उसको ऐसे खींचो, छोड़ दो, एकदम जाएगी वापस, उसके अंदर भी पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग, स्प्रिंग को पकड़ के खींचो, वापस भागेगी, उसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यहां कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ठीक है, किस वजह से होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ड्यू टू चेंज इन एनी शेप, साइज और पोजिशन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स साइज, शेप और पोजिशन। इस चीज को जो मैंने बोला इसे स्लो करके सुनना, दोबारा बोल दूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी विच स्टोर इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, साइज और पोजिशन। यहां पर लिखी हुई है, ये वाली थोड़ी हार्ड है, ये उन बच्चों के लिए जो एनटीसी करेंगे, ये मत लिखना, ये उनके लिए जो एनटीसी करेंगे। एनटीसी वालों के लिए है ना, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को दूर से पास लेके आए, ये खींचना चाह रहा है, तुम दूर ले जाओ, ये और ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है, तुम और दूर ले जाओ, और तुम छोड़ दोगे तो भाग किसके पास आ जाएगा? गले मिल जाएगा, बस यही तो है। ऐसे मानो एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कि इसको दूर भगाना चाह रहा है, दूर भगाना चाह रहा है, तुम और पास लेके आ रहे हो। जितना तुम पास लाओगे कि उतनी तेजी से दूर धक्का दे सकता है इसे, तो जितना तुम पास लाओगे इसके ऑपोजिट काम कर रहे हो। जब भी तुम किसी के ऑपोजिट काम करोगे तुम्हारे अंदर एनर्जी, एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा। यहां तुमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन के ऑपोजिट काम किया, उसमें स्टोर हो गया। तो बेसिकली वर्क डन ही तो है जो स्टोर होता है ना? तो क्या मैं इसकी डेरिवेशन भी करा सकता हूं? तो मैं पोटेंशियल एनर्जी की सोचो, क्या वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि यहां पे जो तुमने फोर्स जिसके ऑपोजिट काम किया वो कौन सी थी? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, यही तो थी मास इंटू एक्सेलरेशन, पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। s मतलब कितनी हाइट पे तुम लिखे गए, h, क्या यही है पोटेंशियल एनर्जी? लिख लेना फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक का हो गया हाफ mv², ग्रेविटेशन का हो गया mgh, लिख लो भाई। 1 2 3 गो, ठीक है? आई होप सबको अभी तक ये बात समझ में आई हो, ठीक है? चलो अब देखो जरा ध्यान से, हमें कई सारी एनर्जी पढ़नी होती है, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ग्रेविटेशन, बहुत सारी, हाँ। लेकिन यहां इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ एक एनर्जी पढ़नी है जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी? पढ़ा चुका हूं बेटा तुम्हें। मैकेनिकल एनर्जी कुछ और नहीं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। यह हमेशा कांस्टेंट होती है, याद रखना। इसका सम काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल काइनेटिक में। यहां देखो यार, इसका एग्जांपल ये गाड़ी जैसे जैसे नीचे आ रही है काइनेटिक बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल कम, लेकिन ओवरऑल टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिक्स है, उतनी की उतनी, वो चेंज नहीं हो रही, ये याद रखना, ठीक है? अब एक छोटी चीज बताता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, छोटी सी चीज है बस, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी का रिलेशन जो कि मैं तुम्हें करा चुका हूं ऑलरेडी स्टार्टिंग में, रिवाइज एक तरह का। व्हेनेवर देखो वर्क डन जब भी होता है तो क्या वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लो एक कार है जिसकी वेलोसिटी u है, ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर दिया, फोर्स लगा के, फोर्स लगाई, एक्सेलरेशन हुआ गाड़ी का और गाड़ी यहां पहुंच गई, और गाड़ी की अब वेलोसिटी v है। अभी कराया था थोड़ी देर पहले, याद करो। गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट किया s, ठीक है? क्या यहां पे इक्वेशन लिखी जा सकती है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as? हाँ ना बोलो, लिखी जा सकती है, जल्दी बोलो। क्या यहां तुम्हें 2as दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम? क्या ये तुम्हें 2as दिख गया बेटा? बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या यही है 2as? क्या इसकी जगह उठा के मैं ये वैल्यू पुट कर दूं? देखो 2as की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। मास ऐसी रहने दो, नीचे 2 भी ऐसी रहने दो, लिख दो v² माइनस u²। क्या मल्टीप्लाई कर दूं m के अंदर? mv² डिवाइडेड बाई 2 माइनस mu² डिवाइडेड बाई 2। क्या ये काइनेटिक एनर्जी है?
क्या ये भी काइनेटिक एनर्जी है? ये u है मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी? तो क्या वर्क डन इक्वल्स टू आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आ गया? हाँ ना बोलो। क्या इसको बोल सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये आईसीसी वालों मतलब ये सीबीएसई में नहीं है मतलब एक तरह से छोटी सी दी हुई है, सीबीएसई में इसका इतना महत्व नहीं है, तो जिन बच्चों को करनी वो कर लेना, ये न्यूमेरिकल में काम आ जाती है तुम्हारे। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 को। ठीक, तो भाई ये वर्क एनर्जी पावर का पहला पार्ट है, 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं, अगले पार्ट में हम करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पावर, है ना, और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तब तक के लिए आपसे बाय। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी, जाकर ट्रिग्नोमेट्री देखो, सो दैट तुम्हें ये चैप्टर में वर्क इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा वो पहली वाली चीज कितनी अच्छे से समझ में आएगी, गारंटी है, पक्का। ठीक, बाय।